कल तुम लोगों से कितने लोगों ने पेपर सॉल्व किया? तुमने किया कुछ किए? आपने पूरे नहीं किए? फोन नहीं है, भैया का भी नहीं है, घर पे भी किसी के पास नहीं है, तो नानी घर किसी को नहीं है, कोई नहीं चलाता है। आपने किया? आप लोगों ने किए 5 क्वेश्चन 8 सेकंड आपने किए? यही नहीं, आप लोगों ने टूट गया डिस्प्ले हो गई, डिस्प्ले पूरी वो मतलब काफी एक हफ्ता हो गया सर, नहीं सही कर रहा। कौन सा फोन है? सैमसंग। ये तो फोन तुमने ऐसा लिया है कोई सर सेकंड हैंड था ना, पापा का था वो, मैंने ले लिया था। देखो हम जैसे हम चाइनीज चलाते थे, चाइनीज ले लेते तो 5-6 साल में काम हो जाता है ना। आप लोगों ने किए? आप लोगों ने क्वेश्चन किए? ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, आते कर देंगे नंबर लिख कर मैं आप लोगों को आज शाम को उसका वो सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है? सॉल्यूशन सेंड कर देना, कर दूंगा, फिर देखना कितने कितने ठीक हुए तुम और कैसे कर सकते हो, ठीक? ज़्यादातर हाँ मतलब वही टाइप का लेवल भी वही उसी टाइप का ही था कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है इस हिसाब से, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा लेंथी डाला जाता है जिससे कि वो 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम ले, एक आध क्वेश्चन ऐसा लेंथी डाला जाता है, वैसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन डाले नहीं। चलो कल हमने बात करी थी अपने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगर किसी भी करंट में, कोई भी वायर में, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट जैसे आई फ्लो हो रहा है, तो मैंने कहा था बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर क्या होगा, तो तुम बोले I। मैंने कहा सर अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो तो ये सही है, यदि नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो ni, ठीक है, ni हो गया। उसके बाद में अगर तुमसे कहा जाए बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम बोले सर जी ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल, उधर क्या होगा साउथ पोल। जो डायरेक्शन होती है वो कहां से होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि सर साउथ पोल यानी कि उस पार से इस तरफ को होगा, यानी कि आउटसाइड होगा, तो आउटसाइड में होगा। इसकी भी हमने कल ही बात कर ली थी। अगला हैंड डालता मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब जरा इसको हम कहानी इसकी सुनते हैं, इसका क्या होता है। देखो ऐसा है, तुमको पता है करंट कब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। सिंपल सी बात सर, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, हमने ये चीज पढ़ी, ठीक है। हालांकि ये चीज वैसे कहीं प्रूव्ड नहीं है, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है, अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है। मैंने कहा मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और वो रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व का मतलब क्या हो रहा है, वो घूम रहा है। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से एक प्रकार से अगर वो चल रहा है तो चार्ज चल रहा है, और कंडक्टर में भी क्या चलता है, करंट के माध्यम से भी क्या चलता है, चार्ज चलता है। तो इन्होंने कहा इसके माध्यम से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले सर आप तो ये बोले थे कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है I इंटू ए, सिंपल सी बात सर, I इंटू ए। अच्छा I क्या होता है सर, करंट। तुम्हें पता है करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या मान ली मैंने, v।
तो सर अगर मैं टाइम की बात करूं, मुझे बताओ सबसे पहले अगर मैंने करंट कहा, चार्ज कितना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सर समय कितना लगेगा बताओ, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उसे बोलते हैं आवर्तकाल, कैपिटल टी। और टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो सर डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 2 पाई आर, रेडियस क्या मान ली मैंने आर, तो 2 पाई आर। और वेलोसिटी कितनी है सर, v। ठीक है सही। अगर मैं यहां पर देखूं I इक्वल टू Q की जगह E और टाइम हो गया 2 पाई आर अपॉन v। सर v जो होगा वो मेरा ऊपर जाएगा, तो हो गया EV अपॉन 2 पाई आर। यही तो करंट आ गया। अगर ये सब उठा के मैं वैल्यू इक्वेशन 1 में रखूं तो हम जानते हैं m इक्वल टू I की जगह हो गया EV अपॉन 2 पाई आर। और सर एरिया क्या हो गया, पाई आर। सर एक आर से तो जो m का फार्मूला आया वो आया पाई से पाई है, ठीक है, ई बी आर बटे 2। एक तो आया ई बी आर बटे 2, ई बी आर अपॉन 2, यही तो आया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं m से ऊपर मल्टीप्लाई करूं या तो इसे ऐसे रहने दो, इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं L बराबर तुम सबको पता है सर एम बी आर, या फिर तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो R क्रॉस P। P क्या होता था, मोमेंटम, मतलब एम बी, मतलब एम, ठीक है। इसे मान लिया मैंने 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड, अच्छा इक्वेशन 1 इधर मानी तो 2 इधर 3 मानी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो m ऐसे ही रहेगा, नीचे l, इधर हो गया EVR बटे, और नीचे हो गया MB। सर BR से BR गया, तो m बटे l की जो वैल्यू आई वो आई E अपॉन 2 E अपॉन। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है जहां पर m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उसके बाद में L है तुम्हारा, L क्या है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा लीनियर मोमेंटम होता है, L होता है तुम्हारा एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों का जो रेशियो है वो आएगा E अपॉन n, हमेशा याद रखना E अपॉन n। अगर सर मैं यहां पर n को लूं ऐसे ही, E अपॉन 2m ऐसे ही करूं, L को ले जाऊं इधर, ठीक है, तो यहां पर बीच में एक माइनस आता है। माइनस अपने आप से कैसे प्रकट हो गया, माइनस मैंने कहा था फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन लिखा, इसका मतलब ये है m और l एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो m इक्वल टू माइनस ई बटे 2 है, ठीक है, ये हो जाता है उदाहरण। अब सर जी ये क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन में जब 4 ऑप्शन आते हैं ना तो उसमें सिंपल से दिया होता है कि बताओ m बटे l का, m बटे l इक्वल टू किसके होगा, तो आपको लगाना है E बटे 2, या फिर आएगा एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है तो तुम्हें पता होना चाहिए, m इक्वल टू माइनस E बटे 2m इंटू l। ये कंफर्म तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, पता होगा तभी तुम लगा सकते हो। ऐसा नहीं है आया नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले नीट में नहीं पूछा गया, तो नीट के जो और सिमिलर एग्जाम होते थे पहले उसमें पूछा गया है, तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, समझे। अब देखो तुम लोगों के सामने एक टेंशन ये रहती है कि सर अपन जब पढ़ता है ना तो अपन पढ़ पढ़ के भूल जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने तुमसे कहा था उसका एक ही रीजन है कि आप लोग उसको रिवाइज नहीं करते। अगर तुम किसी चैप्टर वाइज तुम रिवाइज करते रहोगे ना, किसी भी चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहोगे तभी तुम्हें हो सकता है। और नीट इतने रिवाइज करने पर होता है कि मैंने तुमसे कहा जैसे अगर तुम बायोलॉजी मानो तो बायोलॉजी में तुम एक लाइन देखो और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का उतने पेज नंबर पर होगा,
इतना रिवीजन मांगता है, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन पता है देश के सबसे होनहार बच्चों से होता है। जो बच्चा पूरी जिंदगी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा है, और सीबीएसई बोर्ड में एक तो प्रथा होती है, सीबीएसई बोर्ड में एक प्रथा होती है क्या कि बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले उसकी कोचिंग लग जाती है। पता है तुम लोगों को? नहीं पता? होम ट्यूशन आते हैं घर पे पढ़ाने के लिए, टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए। इतने, अब तुम सोचो किस कोई पेरेंट्स इतने बचपन से ध्यान देता है बच्चे पर, तब जाके वो सोचता है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। उससे कंपटीशन है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, और वो भी भयंकर वाली। तो ये रिलेशन आपको याद करना है, n इक्वल टू -e/2n। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना। एक क्लोजली बाउंड WOUND, एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 turns and area of cross section 2.5, area of cross section 2.5 into 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, 2.5 into 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। carry a current of 3 ampere। What is the associated magnetic moment? What is the associated magnetic moment? ठीक है, आप एक चीज सोचो सर, मैंने जो ये क्वेश्चन बोला है आपसे, अगर यही क्वेश्चन अब बात आए सोलेनॉइड यहाँ पर पूछा गया है, आप बताओ पीछे शिवम सही नाम लिया? हाँ शिवम, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? अपन भूल आए थे नहीं यार, गलत बात है नहीं, बहुत गलत है ना, याद रखना। तुम चार मिनट का बताओ। हाँ μ0 Ni/2, फिर ब्रैकेट में फिर sin थीटा, ठीक है, ये होता है उसका। तो ये, लेकिन इसमें क्या मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा? नहीं। इसमें क्या पूछ लिया? मैग्नेटिक मूवमेंट। अब जरा सोचो सर, कोई भी सोलेनॉइड है,
सोलेनोइड का मतलब क्या हो गया? यही तो सोलेनोइड है। सर अगर मैं यहां पर देखूं तो m इक्वल टू तो i ही होता था, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो क्या कर दूंगा? सर n की वैल्यू 800, i की वैल्यू 3, i की वैल्यू 3, yes sir, एरिया 2.5 into 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, देखो यहाँ पर अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जीरो तो ये खत्म मान लो, 2 जीरो है, 2 जीरो ये 4 ये, तो क्या हो गया 10 की पावर 6। ठीक, 10 की पावर 6। यहाँ पर देखो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 23 का बोलो 60, सही है। तो ऐसे तुमने कैसे ले लिया? अरे 2.5 का 8 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 रुपए का एक समोसा मिलता है, तो 4 समोसे कितने के मिलेंगे? 10 रुपए। तो 8 कितने के मिलेंगे? 20 रुपए। तो 20 गुणा 3, 20 गुणा 3, तो कितना हो गया? ठीक है, अच्छा हो गया। अच्छा यूनिट लिखो, जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला। ठीक है, ये निकालिए। अगला हेडिंग डालो, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जरा इसमें सोचना, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है? 2 प्रकार से। या तो किसी वायर में करंट प्रोड्यूस कर दो या फिर मैग्नेटिक। सर एक यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? समान मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर मैंने एक मैग्नेट जरा सोचिए, इसके अंदर मैंने एक मैग्नेट रखा, एक सिरा नॉर्थ है और एक सिरा साउथ है, सही है। तुम्हें पता है नॉर्थ वाला सर प्लस एम होता है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? प्लस एम। इसकी क्या होती है? माइनस एम। सर अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम होती है, इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम होती है, सर इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो कहां लगेगा? वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और कितना लगेगा? एम, स्मॉल एम, और यहां पर क्या है? बी। सर जब चार्ज होता था क्या लगता था? क्यू ई। अब क्या लगेगा? एम बी। इसका सर यहां माइनस होता है तो इधर लगेगा, वो भी कितना लगेगा? सही है। मैंने कहा यदि जो बार मैग्नेट तुम्हारी है उसकी लेंथ कितनी है? 2 है, और जो ये एंगल बना रही है, ये एंगल मान लो कितना बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक, अब जरा सोचो सर, ऐसा है अगर मैं इस पर नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो सर एक प्लस में ले लो और एक माइनस, तो दोनों का नेट फोर्स क्या लगेगा? जी। अगर मैं इसमें टॉर्क की बात करूं,
अगर इसमें टॉर्क की बात करी जाए, टॉर्क क्या होता है सर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स कितना लग रहा है इसमें? तो तुम बोले एमबी, एमबी तो लग रहा है सर। अब जरा सोचना, देखो ये लग रहा है तुम्हारा फोर्स, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुई। अब जरा सोचना सर, अगर मैं बात करूं ये दूरी यहां से लेके यहां तक, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हाइपोथेनियस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये कर्ण कितना है सर? 2 है। ये एंगल कितना है? थीटा। अगर मैं इस परपेंडिकुलर की बात करूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं सर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लिख दे रहा हूं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस सर कितना है इसमें? 2 है। ठीक है, यही तो परपेंडिकुलर होगा। देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोथेनियस, ये क्या होता है? बेस। बेस ये होता है बेस। अब जरा सोचो सर, अगर मैं p की बात करूं तो p क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2l sin थीटा। अगर मैं परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस थी मेरी, वो मेरी हो गई 2l sin थीटा। अब मैं देखो सर m into 2l, m into 2l। अब जरा सोचो m into 2l तुम्हारा क्या होता था? हमको ये नहीं पता m into 2l क्या होता है। बोलो बोलो, अरे कैपिटल है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और साथ में ये हो गया b इनटू क्या हो गया? sin थीटा। अच्छा अब देखो एक बात है, वही मैं कह रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, फिर से दिमाग में बसा लो। क्या अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है AB cos थीटा, इसका मतलब समझना, अगर अभी तो ये मैग्नीट्यूड में है, इसे जब वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ठीक है। लेकिन यदि कहीं पर ये लिखा हुआ है AB sin थीटा, तो इसका मतलब ये हो गया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, सही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? MB sin थीटा, तो इसका मतलब ये हो गया M क्रॉस B, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो क्या आई? m क्रॉस b या फिर mb sin थीटा, mb sin थीटा। पेपर तो पेपर देखा था हमने, देखा था कौन सा वाला? जिस पता मैं तो कहीं जाने जाने का कितने क्वेश्चन थे उसमें? 15 हिंदी में बोलो कितने थे? हाँ 50 देखा तो हो गया ये, ठीक। उसके बाद में अब जरा सोचो, देखो एक बात जरा सोचना, जैसे मान लो ये बोतल है, ये बोतल अगर यहाँ रखी हुई है, ठीक है, यहाँ रखी हुई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ सरका दिया तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट इसका किया हूँ। यस सर। मैंने इसका कुछ चेंज तो किया है, तो 100% मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना ही पड़ेगा। ऐसी समझो, कोई अभी ये ऐसी है बोतल, ऐसी बोतल है, ठीक है, मैं क्या किया, इसको यहां से ऐसे कर दिया, अभी तो कुछ घुमाया, यस सर, अब भी मुझे वर्क डन करना ही पड़ेगा। चाहे मैं इसे ऐसे घुमाऊं, चाहे मैं इसे रोटेट करूं, कुछ भी करूं,
अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो 101% इसके अंदर क्या होगा, वर्क डन तो होता ही होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर हम तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे, भूकंप आया अब ये गिर गई, अब तो हमने कार्य नहीं किया, फिर कार्य किसने किया, भूकंप ने। ठीक है, सही है। तो वो चीजें होती, हैंड डालना, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इन मैग्नेटिक डाइपोल तो खाली इन मैग्नेटिक डाइपोल, इन मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखो सर, पहले ये बेचारा ऐसे था, ठीक है सर, मैंने कहा अगर ये जो भी एंगल पर था, जो भी एंगल पर था, मैंने कहा मान लो पहले ये एंगल पर था θ1, ठीक है। अब ये θ1 से थोड़ा सा घूम गया, अगर θ1 से ये थोड़ा सा घूमेगा तो कुछ मैंने मान लो ऐसे पहुंच गया, अब इसका घूमने के बाद एंगल क्या हो गया, θ, पहले कितना था θ, घूमने के बाद क्या हो गया θ2, तो सर कुछ तो घूमा, कुछ घूमा तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब तुम बोले, मैंने अगर तुमसे कहा रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ1 से θ2 चला, ठीक है। कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन का फार्मूला जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या यहां लगेगा, नहीं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ वहां लगेगा जहां पर कोई भी बॉडी लीनियर मोमेंटम कर रहा हो, यानी कि सीधी रेखा में चल रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मान लो अपन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो अपन क्या लगेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये मार्कर को अपन, ये पंखा तुम्हारा वहीं पर घूम रहा है, अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, तो अगर कोई चीज घूमती है तो वहां पर फोर्स की जगह हम क्या लगाते हैं, टॉर्क, क्या लगाते हैं, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब पहले तो मैं चल रहा हूं तो रास्ता चल रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर कोई चीज घूम रहा है तो क्या घूम रहा है, एंगल घूमेगा तो छोटा सा एंगल क्या लेंगे, d, तो छोटा सा वर्क भी तो क्या होगा, d, यही तो होगा। तुमने अभी पढ़ा सर, टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है mv sin थीटा, मैंने कहा ठीक। तुम बोले dw सर जी ऐसे लिख दो, टाउ की जगह रख दो mv sin थीटा इनटू d, कहां से कहां तक रोटेशन हुआ, θ1 से लेकर पहले वर्क डन कितना था, 0 से वर्क डन कितना हो गया, w, पूछ रही थी कोई, अच्छा θ1 से कहां हो गया, θ2, पहले वर्क डन जब θ1 था तो कभी घूमे नहीं था, तो एंगल तो वर्क डन कितना था, 0, जब θ2 हो गया तो वर्क डन कितना हो गया, w, ठीक है। तो वर्क डन तुम्हारा w, मैंने कहा ठीक। अब तुम देखो सर, अगर मैं mv sin थीटा है तुम्हारा, अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन, ठीक है। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो mv तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, sin थीटा का क्या हो जाता है, cos थीटा, कहां से कहां तक गया है सर, ये θ1 से लेके θ, यहां पर वर्क डन w हो जाएगा, 0 से लेके कहां तक, w, एक बार w की जगह w रख दिया, एक बार w की जगह 0 रख दिया, एक बार mv ऐसे ही रखा, एक बार यहां पर रखा cos θ2 माइनस cos थीटा, ठीक है। ये हो, तो मेरा जो वर्क डन का फार्मूला आया वो आया mv cos θ2 माइनस cos थीटा, यही तो वर्क डन का फार्मूला आया। चलिए वर्क डन मेरा ये आया, अगर मैंने समझी वर्क डन मेरा ये आया, अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन की क्या होती है, माइनस, क्या होती है, माइनस, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की माइनस होती है
तो अगर आपको इसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। तो माइनस एम वी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यही तो हो जाएगा। सर अगर मैं माइनस को अंदर ले गया, ठीक, ये माइनस को ऐसे ही ले लो, ठीक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है तुम्हारा वर्क डन का माइनस क्या होता है, पोटेंशियल। तो तुम्हारा ये है। अब क्वेश्चन में अगर तुम किताबें देखोगे तो उसमें ये कहा है, अगर तुमसे ये कहा है पहले थीटा 1 क्या था 90 डिग्री, यानी कि जो मेरा पहले जो मैग्नेट थी वो ऐसे झुकी हुई नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसे सीधी थी। हाँ। ऐसे सीधी होती तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एंगल कितना बना रही है 90। अगर मैं थीटा 90 ले लूं तो माइनस एम, और थीटा 2 को मैंने कोई एंगल ले लिया थीटा, ठीक है, तो यहां पर तो हो जाएगा cos थीटा और यहां क्या हो जाएगा cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हो जाएगा माइनस एम वी, क्या बचा सिर्फ cos थीटा, ये, ठीक है। तो ये भी फार्मूला याद रख लो, u इक्वल टू माइनस एम वी cos थीटा, ठीक है। और अगर ठीक है, और अगर तुम और करना चाहो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर क्या है cos थीटा, तो सिर्फ क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट। अगर यहां पर sin थीटा होता तो क्या आता क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे। आज धूप निकल आएगी, थोड़ी गर्मी ज्यादा है, मतलब मौसम सही है ना, वैसे बहुत ठंड सुबह ज्यादा थी, आज रात में फिर से ज्यादा होगी सुबह, क्योंकि धूप निकल आई ना, इस चक्कर से। तुम लोग पता है, मैं तुम बताऊं तैयार कैसे किया करो, ऐसे तैयार किया करो जैसे तुमने मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर खोला, मैंने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमने खोला तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, तो सबसे पहले मैं सब चार्ज पता हूँ, उन चार्ज के क्या पता हूँ मास पता हूँ, ठीक है। अब इतनी छोटी बात तो तुम सबको पता होती है, पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, ये सब। फिर कूलम्ब्स लॉ है, फिर कूलम्ब्स लॉ फ्री स्पेस में क्या फार्मूला है वो तुम्हें पता होना चाहिए। फिर कूलम्ब्स लॉ का किसी मीडियम में किसी डायरेक्शन में क्या रख दिया तो उसका क्या फार्मूला होगा तो वो पता होना चाहिए। फिर तुम्हें क्या पता होना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ में ही तुम लोग फिर उस पर आ जाओगे, सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, फिर कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता होना चाहिए, फिर सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, ठीक है। उन सब में जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें एक्सियल पर पता हो, इक्वेटोरियल पर पता हो, एक एंगल हो उस पर पता हो, ठीक है। फिर वहां पर बढ़ोगे तो तुम्हें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पता हो, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर तुम्हारा रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा हो वो पता हो, फिर उसमें वर्क डन क्या लग रहा होगा वो तुम्हें पता हो, ठीक है। ऐसे इस टाइप से पूरे का पूरा चैप्टर पूरा खत्म होगा धीरे धीरे। अगर इस टाइप से तुमको सब पता होंगे, सारे के सारे फार्मूला पता रहेंगे, सब पता रहेंगे तब, ठीक। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप में आते हैं। दूसरी बात, कुछ चीजें तुम्हें बहुत जो याद करनी होती हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन जो तुम्हें तैयार करनी है, दूसरा तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तुम्हें जोड़ घटाया आना चाहिए, जोड़ घटाया मतलब 10 की पावर में कोई जोड़ घटाया हो वो आना चाहिए, पावर्स को जब हम लोग उसमें बदलते हैं वो पता होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर और हमारा फर्मी और एटम ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बेसिक नॉलेज होती है तभी। चलो एक क्वेश्चन लिखें।
A magnet of magnetic moment. 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 50I एम्पियर मीटर स्क्वायर. 50I एम्पियर मीटर स्क्वायर is placed along the x-axis. Is placed along the x-axis in a magnetic field. In a magnetic field. (0.5I plus 3J) 0.5I plus 3J Tesla. Find the torque acting on the magnet. Find the torque acting on the magnet. Find the torque acting on the magnet. अब बताओ क्या करें. सबसे पहले देखो तुम्हें कैपिटल M पता है और तुम्हें B पता है. टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया है? M क्रॉस B. जल्दी से निकाल दे दो. कैसे निकाल? M क्रॉस I J K के टर्मिनोलॉजी में मुझे आंसर चाहिए क्या होगा. I J K के टर्मिनोलॉजी में अपन को आंसर चाहिए क्या होगा. मैं भी कहता हूँ तुम इसमें मेहनत कर लो और रियलिटी में अगर तुमको सही मायने में तुम्हें बताऊँ, अगर तुम्हें लाइव देखनी है ना तो कभी भी कहीं गांव में जाना, ऐसे गांव में जहाँ पर ईंट भट्टा हो. नहीं तो मेरे साथ चलना, मेरे गाँव भट्टे ही भट्टे हैं. ठीक है. जब तुम उस गांव में जाओगे जहाँ पर ईंट भट्टे हैं तो वहाँ पर जहाँ पर ईंट फटती है ना तुम वहाँ जाना और वहाँ देखना वो लोग कितनी ठंड में कितनी मेहनत करते हैं. उसे कहते हैं मेहनत. समझे. और तुम्हारे पास तो हर एक इक्विपमेंट प्रेजेंट है, लाइट तुम्हारे पास प्रेजेंट है, बुक्स तुम्हारे पास प्रेजेंट है, तब तुमसे नहीं पढ़ सकते. मैरी कॉम का नाम सुना है सभी ने? मैरी कॉम 40-45 किलोमीटर दूर जाती थी पहाड़ों में बॉक्सिंग के लिए. उसके बाद में बॉक्सिंग करती थी, फिर घर आती थी. समझे. इतनी मेहनत करने के बाद फिर वो मेडल्स लाई थी इंडिया के लिए. अब बताओ इसका क्या होगा. तो सबसे पहले सर जी आप देखो हो गया. M क्रॉस B. M क्या है? 50I 0 0. ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ था नहीं.
ये 5 3, ये क्या हो गया 0। अब तुम जरा सीखो आई सामने सामने खत्म, ये भी 0 ये भी 0 अब जे लिया, ये भी 0 ये भी 0 अब क्या लिया ये क्या हो गया और ये क्या हो गया 0। तो कितना आया 150 बस आंसर हो गया। ठीक है 150 के टॉर्क हो गया आंसर। ठीक है ओ सॉरी टॉर्क है तो न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर, बस आंसर हो गया। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन ए बार मैग्नेट when placed at an angle of 30 degree to the direction of magnetic field of 5 into 10 की पावर -2 टेस्ला, 5 into 10 की पावर -2 express a movement of couple 2.5 into 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर, 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर। If the length of the magnet is 5 centimeter, then what will be its pole strength? अब इस क्वेश्चन को देखें हम लोग कैसे होगा। तुमसे इसमें पोल स्ट्रेंथ पूछी है सर, और तुम्हें टॉर्क दे रखा है क्या, दे क्या रखा है। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है और टॉर्क भी दिया ना, देखो टाउ इक्वल टू तुम लोग जानते हो सर एम बी साइन। सर क्या एम कांस्टेंट है, नहीं, वो स्मॉल एम होता है। तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल एम इंटू 2l इंटू बी साइन। सर अगर मैं स्मॉल एम की वैल्यू निकालूं तो टाउ अपॉन 2l इंटू बी साइन, यही तो आएगा। अब तुम देखो सर तुम्हें टॉर्क क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टॉर्क कितना दे रखा है 2.5 into 10 की पावर -6। सर ये दे रखा है 2.5 into 10 की पावर -6। 2l क्या है, 2l पूरी लेंथ है, l लेंथ नहीं है, कितनी लेंथ है 2l। किसी मैग्नेट की टोटल लेंथ है। चलिए खुद बताओ, कोई मैग्नेट होती थी हम उसकी टोटल लेंथ कितनी लेते थे 2l। तो यहाँ पर 2l की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सर 5 into 10 की पावर -। सर बी की वैल्यू कितनी है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है 5 into 10 की पावर -2, ये है 5 into 10 की पावर -2। और सर अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल कितना दे रखा है 30। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं इसको 25 गुणा 10 की घात -7 कर दूं, अरे यहाँ 2.5 है, 2.5
तो मैंने कहा 25 गुणा 10 की घात -7। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि 25 गए 25। सर sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो ऊपर गया 2 गुणा 10 की घात -7 और यहाँ पर 2 और 2 4, 10 की घात -4, ये तो खत्म होकर ऊपर पहुंच गया। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 गुणा 10 की घात -3, 2 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसका यूनिट होती है एम्पियर मीटर। सर इसमें 12 की जगह 2 into नहीं लिखते हैं, 2 into 5 into 10 to नहीं बेटा, वही मैं कर रहा हूं। देखो यहाँ पर जो हमने पूरी लेंथ ली है, पूरी लेंथ कितनी है? 2। पूरी लेंथ कितनी है? 2। तो वही मैंने कहा, मैं तुमसे पूरी लेंथ दी। मैंने तुमसे एक बात करूं, मैंने कहा बताओ मैग्नेट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और मैग्नेट की लेंथ हम क्वेश्चन में कितना मानते थे? 2 है। तो इसका मतलब ये 12 की ही वैल्यू दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। बात समझ आई? ऐसे हो जाए उतारना। उसके बाद ऑसिलेशन ऑफ फ्री सस्पेंड मैग्नेट या फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, अब जरा सोचो, मेरे पास में एक मैग्नेट है। ठीक है, जैसे मान लो ये मैग्नेट है मेरे पास, मैंने क्या किया, इस मैग्नेट में बीच में एक धागा, जस्ट बीच में धागा बांधा, बीच में धागे बांधकर ऐसे इस धागे को ऐसे लटका दिया। ठीक है, अब ये मैग्नेट क्या करेगी, मैंने कहा अगर ये मैग्नेट ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है ऐसे, तो कुछ ऑसिलेशन कर रही है। देखो अगर ये डब्ल्यू ही बना दो, तुम ऐसे ऐसे करो तो ये ऑसिलेशन कर रही है ना, बार बार अपने पाप पर आ रही जा रही आ रही जा रही, तो ये क्या करने लगी, ऑसिलेशन करने लगी। मैंने तुमसे कहा यदि मैंने कोई मैग्नेट ली, उस मैग्नेट को एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ, ठीक है सर। तो मैंने कहा ये घूमने लगी, तो ये क्या करेगी, ऑसिलेशन करेगी। क्या करेगी, ऑसिलेशन। अब इसकी हम बात करते हैं, ये किस टाइप से ऑसिलेशन समझ में नहीं आया, दोबारा ऐसे कोई मैग्नेट है मेरे पास, इसमें मैंने क्या बांधा, धागा बांध के ऐसे लटका दिया। अब ये ऐसे ऐसे करेगी, घूमे, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या करेगी बच्चों, ऑसिलेशन, ठीक है। ये फिर ऐसे ऐसे घूमे तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करेगी, ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेशन ये करती है तो देखो ऑसिलेशन क्यों करेगी, इस पर टॉर्क लगता है। अब जो टॉर्क लगता है, टॉर्क के कारण इस पर ऑसिलेशन होता है। अब तुम्हें पता है अगर कोई मैग्नेट है मेरे पास, तो उस मैग्नेट पर टॉर्क कितना लगता है, NB sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैंने कहा इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो तुम बोले सर टॉर्क लगेगा NB sin थीटा। मैंने कहा एंगल बहुत छोटे हैं, तो sin थीटा को क्या मान लिया, थीटा। अगर sin थीटा को थीटा मान लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, NB थीटा, NB थीटा। अगर कोई चीज घूमती है तो जो टॉर्क का फार्मूला होता है वो आता है बच्चों I अल्फा। I क्या है यहाँ पर, करंट है, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक।
मैग्नेटिक मोमेंट तो तुम्हारा m होता है, ठीक? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है तुम्हारा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉप तो टॉप हो ही गया, ठीक? अब सोचना सर, जो अगर यहाँ पर बेटा दो चीजें समझना, मैंने रोटेशन पढ़ा था तो मैंने बताया था एक होता है ए, एक होता है अल्फा, बताया था। अब ए और अल्फा में क्या अंतर है? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब ये है तुमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के बाद में रेस बढ़ाई, तो मोटरसाइकिल का पहले वेग कितना था? 0, फिर बढ़ गया, तो वेग बढ़ता जाए, उसे कहते हैं हम त्वरण, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये होता है ये ए। अगर कोई चीज लीनियर डायरेक्शन में उसका वेग बढ़ रहा है, ठीक है, सीधी रेखा में किसी चीज का वेग बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ए। अभी मैं जैसे पंखा चालू कर दूंगी, पंखा मैंने चालू कर दिया, तो पंखे का स्पीड क्या होगा? पहले बढ़ेगा। अब सोचो, अगर पंखे का स्पीड बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? इसका जो स्पीड बढ़ रहा है यानी कि उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है एक प्रकार से, लेकिन कौन सा? एंगुलर वेलोसिटी, सही है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा। जैसे तुम्हारा ए होता था d² x/dt²। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या होता है? d² θ/dt। सर थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कैसा? कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? इन बातों में याद रखना। तो अगर मैं यहां पर कहूं तो टॉर्क मेरा ऐसे ही रहेगा, आई ऐसे ही रहेगा, यहां हो जाएगा d² θ/dt, यहां पर 1 और यहां पर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से टाउ इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? आई d² θ/dt यहां पर है mb। अगर मैं यहां पर d² θ/dt² लूं, नीचे क्या आएगा? ये आई आ जाएगा, ठीक है? अब इन दोनों की कंपेयर होती है। अब कंपेयर कैसे होते हैं? कंपेयर होती है यहां पर ऐसे कि d² θ/dt² बराबर ω² θ से होती है, हमेशा कंपेयर इससे होती है, ठीक है? तो यहां पर अगर मैं इन दोनों का कंपेयर कर दूं तो यहां पर ω² की वैल्यू क्या आएगी? mb/i। सर ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? √mb/i। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसमें टाइम पीरियड पूछूं, अगर इस ऑसिलेशन का, इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो t इक्वल टू तुम्हें पता होता है, t इक्वल टू 2π/ω, t इक्वल टू 2π/ω। अगर मैं 2π ऐसे ही रखूं और मैंने ओमेगा की वैल्यू रखी √mb/i, गया तुम्हारा ऊपर, तो 2π i/, ठीक है? ये मेरा टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाता है, ठीक? ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाता है। ये समझाने के लिए इतना बताया गया था। अरे गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे बीएससी करते हैं, तुम्हारे लिए जाने के लिए बाधा तो नहीं किया जाता है? नहीं आओ 75% प्रेजेंटेज कंपलसरी कहते हैं, जाते क्यों नहीं है? हमारे कौन से कॉलेज में एडिशन हटवा दिया? कहाँ है बीएससी? कहाँ पर था एडमिशन? जेएनयू का।
तुमको जो एक तो तुम्हें ओमेगा याद रखना है, अंडर रूट आई एम बी अपॉन आई, ठीक है। एम क्या हो गया सर, एम हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, आई हो गया, आई क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस टाइम पीरियड का फार्मूला याद रखना है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम, आई बाई एम बी, अंडर रूट आई बटे एम बी, ये याद। इसका ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है तब तो सब ठीक है। अगर इसी ने फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट में तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो हाँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुम्हारा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है वैसे 2 पाई न्यू, न्यू तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन ऐसे रख दो। ये एक सिंपल फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। अगर तुम टाइम पीरियड निकाल चुके हो तो जो फार्मूला लगता है वो लगता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो 1 अपॉन तो टाइम पीरियड कितना है देखो 2 पाई आई अपॉन एम बी कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एम बी अपॉन आई, फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला का फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन में, तो ठीक है। और वैसे अगर इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट तुमसे यही पूछेगा, बताओ फ्री सस्पेंडेड कोई मैग्नेट है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा, तो ये टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होगा ये, या तुमसे पूछ सकता है बताओ फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, लेकिन वो भी इसमें अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आई। ऐसे भी क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, या तुमसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ फ्री सस्पेंडेड कोई मैग्नेट है उसका जो टाइम पीरियड है वो किस किस पर डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, और किस पर एम पर और किस पर बी पर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अब दूसरी चीज देखो, एक चीज सोचने की बात ये है, हम लोग अपनी अर्थ को जानते हैं, अर्थ देखा सब लोगों ने,
अगर मैं अर्थ की बात करूं, बताना सर कोई भी मेरी अर्थ होती है, तुम्हें पता है अर्थ का, अर्थ हमारी गोल है, हम लोगों ने एक तो माना अर्थ हमारी गोल है, ये मान के चलते हैं हमारी अर्थ गोल है। वैसे हमारी अर्थ कैसी है, अंडाकार, ओवल शेप होती है, अंडाकार होती है। और हम लोगों ने जब ग्रेविटेशनल पढ़ा था तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हमारी अर्थ सदी कुछ इस टाइप से होती है, और अगर इसका मैं ये निकाल दूं 21 किलोमीटर, तो ये 21 किलोमीटर, ये भी पढ़ा था, ये 21 किलोमीटर होता है, हमने ये भी पढ़ा था। चलो ठीक, अब अगर हम लोग ये मान के पढ़ेंगे, अभी हम लोग ये मान के पढ़ेंगे कि अर्थ हमारी गोल है। अगर अर्थ हमारी गोल है तो हम लोग जानते हैं इस साइड में क्या होता है और इस साइड में पोल्स। इधर कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल, ठीक है। इधर कौन सा पोल होता है, साउथ पोल है। ये तो सभी को पता है, ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ पोल, ठीक है। बोलो, एक तो साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। यस सर। अगर तुमसे कहा जाए, अच्छा ये बताओ तुमने ये नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ पढ़ा था, मैथ में पढ़ा था, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा था, भूगोल में पढ़ा था ना। और भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। तो ध्यान रखना, जो तुमने ये जियोग्राफी में पढ़ा था ना, तो बस जियोग्राफी तक सीमित रखना। तो ये कौन सा होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये कौन सा है, जियोग्राफिक साउथ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल, ठीक है। जिस किताब में पढ़ा था उस किताब तक ही सीमित रखो, ये होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में बच्चों याद रखना, अर्थ हमारी झुकी हुई नहीं होती है, झुकी हुई होती है, लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। सर फिजिक्स में जिधर अर्थ हमारी झुकी हुई है उधर वाला पोल हुआ, ये फिजिक्स में कुछ सत्यता पर आधारित है। अब सोचना, इधर कौन सा पोल था, नॉर्थ था, तो इधर कौन सा पोल होगा, साउथ। इधर कौन सा पोल था, साउथ, तो इधर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, ठीक है। अब याद रखना, ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में मैग्नेटिक, तो ये किसमें होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सही है। ये मैग्नेटिक साउथ पोल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये जियोग्राफिक साउथ पोल, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। समझ में आ गया सर। ये पोल होते हैं, ये आओ कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए, ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ नहीं, कौन सा होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ। ये कौन सा होता है, साउथ नहीं, जियोग्राफिक। ये क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ, और ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। मैंने कहा हमारी जो अर्थ होती है ना, वो एक बहुत अच्छा मैग्नेट है। हमारी अर्थ एक बहुत अच्छा मैग्नेट है, क्योंकि अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। अब एक पोल से निकलेगी तो कहां पहुंचेंगी, इसीलिए पुराने जमाने में जो पैरेट्स या फिर जो नाविक हुआ करते थे, जो समुद्र में चलते थे, या कोई जो भी बाहर जाता था, वो अपने साथ कंपास लेके चलता था। कंपास क्या करता था, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन दिखाता, ठीक है। अब वो कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तभी दिखा पाता था जब उस पर फोर्स लगता था, मैग्नेट होती थी उसमें, और किसके कारण फोर्स लगता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जनरेट होती है, भाई पुराने जमाने में बिजली भी तो नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो वो हमारी अर्थ से निकलती थी। कहां से निकलती थी, अर्थ से, सही, अर्थ से निकलती थी। अब सोचो अर्थ से कहां निकलेंगी, तो अर्थ किससे निकलेंगी, नॉर्थ से। किस पर जाएंगी, साउथ। ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे तो जाएंगी। तो ये निकल के ऐसे जाती है, अर्थ हो गई। इधर से निकल रही है और इधर क्या पहुंच रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर पहुंच रही है। पहले इसका फिगर बनाओ, फिर देखेंगे।
बना दिया। और ये भी लिखे था, ये जो अंतर होता है ना वो लगभग 11.5 डिग्री का होता है। अंतर होता है वो 11.5 डिग्री का अंतर। ठीक, सही। लिखो गाने के बाद फिर लिखना। देखो, अर्थ भी है, अर्थ भी है एज ए, अर्थ भी है, अर्थ एज ए ह्यूज पावरफुल मैग्नेट, अर्थ भी है एज ए ह्यूज पावरफुल मैग्नेट, powerful magnet. The value of magnetic field, the value of magnetic field, the value of magnetic field at earth surface, at earth surface 10 की पावर -4 टेस्ला, 1 गॉस बराबर होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, 1 गॉस 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, सही। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालो, जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, हेडिंग डालो जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस। इसमें लिखना द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ पोल, नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस, geographic it is the axis of, it is the axis of rotation of earth, it is the axis of rotation of earth, it is the axis of rotation of earth। ठीक है, तुमसे कहा जाए बताओ अर्थ तुम्हारी कौन से एक्सिस के अलावा रोटेशन करती है, तो जियोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, और जियोग्राफिक एक्सिस क्या होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ, ये को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, जियोग्राफिक एक्सिस। अगला है डालो मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। इसमें लिखना द स्ट्रेट लाइन, मैग्नेटिक एक्सिस में लिखना द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, passing through the straight line passing through the magnetic north and south pole, magnetic north and south pole of the earth, magnetic north and south pole of the earth is called magnetic axis, is called magnetic axis, is called magnetic axis।
ठीक है। देखो मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब ये हो गया कि सर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है वही क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अगला है डालो मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, इसमें लिखना इट इज द ग्रेटेस्ट सर्कल, इट इज द ग्रेटेस्ट सर्कल इन द अर्थ, greatest circle on the earth, greatest circle on the earth, perpendicular to the, perpendicular to the magnetic axis, perpendicular to the magnetic axis, to the magnetic axis। ये बता लिया। अगर यानी निकालो मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन MERI, MERI, MERI DIAN, MERI DIAN, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें लिखना द वर्टिकल प्लेन, the vertical plane in the direction of B, direction of B, B मतलब कैपिटल मैग्नेटिक फील्ड का, the direction of B is called magnetic meridian, is called magnetic meridian, is called magnetic meridian। अगला निकालना जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन, इसमें लिखना द वर्टिकल प्लेन, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू, the vertical plane passing through the line joining, passing through the line joining north and south pole, north and ऐसे लिखना geographical north and south pole, geographical north and south pole, geographical north and south pole is called geographic meridian, is called geographic meridian, is called geographic meridian। फिर समझना है देखो अभी मैंने बताया, मैंने कोई एक अर्थ ले लिया, कोई अर्थ क्या है कि अर्थ एक अर्थ ले लिया, इस अर्थ का ये क्या हो गया, हाँ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और ये हो गया ठीक है सर। इसी लाइन के अराउंड अर्थ हमारी क्या कर रही है, रोटेशन कर, अर्थ हमारी घूम रही है। मैंने कहा यहां हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल, और यहां हो गया
इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 11 पॉइंट, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, इधर साउथ पोल है इधर, तो साइंटिस्ट ये कह दिए, लोगों ने कहा बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों निकलती है, तो साइंटिस्टों के पास कोई जवाब ही नहीं था, आज भी जवाब नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बोले ऐसा है, हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, ठीक है, बोले हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी है, और उस मैग्नेट का क्या करते हैं, जैसे बच्चों को जवाब नहीं दे देते हैं कुछ भी ऐसी जगह, बोले इधर साउथ पोल है और इधर क्या है, तो बोले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो एक प्रकार से ऐसे नॉर्थ से निकल रही है और ऐसे साउथ पर जा, ठीक है। तो लोग बोले कुछ भी, ठीक है, एक होता है फेंक भी करो, एक होता है फेंकना, जो ठीक है कुछ भी फेंके जा रहे हो तो सही है भाई, सही। अब ये बोले तो ये समझ में आ गया। अब देखो जियोग्राफिक एक्सिस क्या है, जो एक एक्सिस, एक्सिस मतलब रेखा, मतलब लाइन, ठीक है, आपकी दोस्त का तो नाम ही रेखा, ठीक है। एक रेखा जो जियोग्राफिकल किससे जाए, नॉर्थ से, और किससे जाए, जो इससे पास हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जियोग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगी, जो मैग्नेटिक साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ की से जो एक्सिस पास हो। एक्सिस और प्लेन में बहुत बड़ा अंतर होता है, एक्सिस और प्लेन में बहुत बड़ा अंतर। कैसे सर? सर एक्सिस का मतलब क्या हो गया और प्लेन का मतलब, जैसे मैंने कहा ये बोर्ड क्या है, प्लेन, प्लेन। एक्सिस का मतलब मैंने कोई एक रेखा खींच दी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, एक्सिस, ठीक है, इसी एक्सिस के अराउंड कोई चीज घूम रही है, ठीक है। अब तुमसे उसके बाद में कहा गया इक्वेटर, कौन सा, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर का मतलब तुम्हें पता है कि धरती का, सोचो तुम कभी भी अगर एक कोई चीज, कोई गोल चीज लो, कोई गोल गेंद लो, अगर तुम यहां देखोगे ये वाला एरिया तुम काट दो, गायब, एक बीच से काट, सबसे ज्यादा एरिया कहां पर निकलेगा, जब बीच से काटोगे वही सबसे ज्यादा एरिया निकलेगा। तो इसने कहा सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल कौन सा होगा, जो सबसे इस पृथ्वी का ग्रेटेस्ट सर्कल होगा वही क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट सर्कल, लेकिन वो ग्रेटेस्ट सर्कल क्या होना चाहिए, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ना, इसके कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब सर ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है सर कभी सेंटर से होके जाएगी, ये तो सेंटर से होके जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इक्वेटर। जो मैग्नेटिक इक्वेटर, जो मैग्नेटिक एक्सिस है, इससे क्या है, देखो 90 डिग्री एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर, उससे क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पूछा, फिर कहा गया इसमें मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, उसको वो हर पॉइंट पर ऐसे चेंज हो सकता है, कैसे, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब इसमें ये बोला, मैग्नेटिक मेरिडियन कि कोई भी मेरी मैग्नेट मैंने कहीं भी, अब जरा सोचो सर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हर पॉइंट पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे मान लो अगर तुम यहाँ देखोगे तो सर इधर होगी, ठीक, यहाँ देखोगे तो ऐसे होगी, हो रही है चेंज। तो किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, उसका कैसा, उसका वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा तुम्हारा, मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद में आया जियोग्राफिकल मेरिडियन। देखो जियोग्राफिकल मेरिडियन समझना सर, तुमने क्या किया, जियोग्राफिक एक्सिस ये है, अब अर्थ को कभी ऐसे बीच से काट दिया, काट दो तो ऐसे एक प्लेन मिलेगा, तुम्हें प्लेन मिलेगा, उसी प्लेन को तुमने क्या बोलोगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन या जियोग्राफिक मेरिडियन। बात समझ में आ रही, ये जियोग्राफिक मेरिडियन हम लोग बोलते हैं। अब इस वाले को उठाओ, इस वाले को उठाओ, दोबारा बनाओ, कैसे याद हो जाएगा।
22 तारीख को छुट्टी उठी तो कागज निकला है लोगों ने ऐसा यहाँ छुट्टी है। योगी ने कही, योगी ने तो कह दिया यहाँ पर भी आया शेड्यूल में छुट्टी लिखा हुआ है नहीं, शेड्यूल क्यों नहीं पता नहीं शेड्यूल में नहीं ये क्या हो रहा है छुट्टी होगी हो सकती है। वो इधर सब जगह की है तो दुकानें तो नहीं खुल रही हैं पटोकाओं की, दोबारा से लगने लगे अंदर देने और क्या पटाखे नहीं चलाएंगे लोग, दोबारा दीपावली मनाएंगे मतलब इसके पास एडवांस रखे एडवांस में रखे हुए हैं। आने प्लान लाएंगे तो दुकान थी तुम्हारी क्या है भाई ध्यान से चल तुम पढ़ लो ये सब पढ़ लो, बीएससी चल रहा है मतलब बीएससी भी चल रहा है ये ड्रॉप भी हो गया है साल ड्रॉप होना सही नहीं लगता है ना। हेलो तालियां आपने 11.5 कौन सा एंगल 11.5 कौन सा एंगल 11.5 है इनमें से बताओ कौन सा वाला ये वाला 11.5 है हमने कौन सा बनाया 11.5 ऊपर वाला ये 11.5 है ये और ये ठीक है हाँ वो जो आप बता रहे हो वो 90 है कितना है एक बार बता दीजिए आप बता दिया चलो अब ऐसे करना खाली कुछ बोले बात लो ये चलो तो नहीं कर लेंगे देखो कल जो पढ़ाया जाएगा उससे क्वेश्चन 100% है जो कल क्वेश्चन जो भी कल पढ़ाया जाएगा उससे क्वेश्चन 100% आना ही आना सही है ये चीज तो मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारा वो था जो कल टेस्ट में मिला था वो टेस्ट आपको मैं सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगा ठीक है शाम को 8 बजे तक सेंड कर दूंगा 8 बजे होना तक सो जाते होगे नहीं सर कितने बजे सोती हो 10 बजे नींद कैसा है अच्छी नींद कैसा है तुमको उठती कितने बजे हो हो ही नहीं सकता अच्छा फिर सो जाती पढ़ने के बाद नमाज पढ़ती हो 5 बजे उसके बाद फिर सो जाती हो नहीं सोती हो फिर पढ़ती हो बैठ गई फिर कितने बजे पढ़ती हो यहाँ पर पढ़ते रहती हो तो ये है कि आप लोगों को क्या है ना पर डे क्लास एक तो जितना है मेरे कहने का मतलब आप समझो जब तक आप लोग रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक जैसे तुम क्वेश्चन जो मैंने करा दिए वो क्वेश्चन तुम नहीं कर रहे हो या जो मैं फार्मूलाज आपको लिखवा रहा हूँ वो फार्मूलाज आप नहीं कर रहे हो कोई फायदा नहीं पड़ेगा ठीक है और वही मैंने तुमसे कहा था अगर एक आदमी हो वो एक बार तुम्हारे सामने से गुजरे एक आदमी हो तुमसे बार बार तुम्हारे सामने से गुजरे तो तुम उसकी शकल और चेहरा सब कुछ याद हो जाता है तो फार्मूलाज के साथ बच्चा कैसे ही होगा और ये फिजिक्स है ये बायोलॉजी नहीं है बायोलॉजी को तुम रिलेट कर जाते हो ठीक है केमिस्ट्री में तुम थोड़ा बहुत रिलेट कर जाओगे लेकिन बायोलॉजी को तुम रिलेट कर जाते हो ये अच्छा इसका ब्लड ग्रुप ये है इसका ये है अच्छा हमारा कान यहाँ होता है या नाक यहाँ होती है तुम्हें पता रहता है इसके बारे में थोड़ा बहुत मेडिकल नॉलेज भी रहती है तुम लोगों को और वैसे भी हर किसी को थोड़ी ना थोड़ी मेडिकल नॉलेज रहती है कि ये वायरस के कारण कौन सा होता है कौन सा रोग कौन सा होता है लेकिन फिजिक्स में तो सब फार्मूला ही है और
तुमको इन फार्मूला की कोई ट्रिक भी नहीं है कि मैं तुमको कोई ट्रिक बता दूं तो देखो इस ट्रिक से तुम्हारे सारे फार्मूला याद हो जाएंगे। इनकी बस ट्रिक यही है कि जितनी बार लिखोगे उतनी बार तुम याद करो, तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये चीज है। अब उस दिन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़े सुने थे, किताब तो मैंने दी थी, लिख के देखे किताब से, लिखे किताब से पहले पढ़ो, नहीं पहले नोट्स पढ़ो। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले नोट्स पढ़ो, फिर फार्मूला देखो, फिर फार्मूला को नोट डाउन करो, ठीक है, फिर फार्मूला को लिखो और लिख के देखो, तब जाके तुम्हें धीरे धीरे फार्मूलास याद होते हैं। ठीक, और सबसे दूसरी बात ये है हिम्मत मत हारना, क्योंकि नीट है, टाइम लेता है, ये चीज़ नीट टाइम लेता है, और नीट डिपेंड कर रहा है कि तुम कितना पोटेंशियल दे पाते हो, कितना याद कर पाते हो, ये है। और बायोलॉजी कोशिश करो पूरे में पूरे लाने की, क्योंकि जब तक तुम्हारी बायोलॉजी में 350 प्लस नहीं आएंगे, 360 का होता है, तो 350 प्लस आने की कोशिश करो, वहाँ पर जब पूरे में पूरे लाओगे तभी जाके कल्याण हो पाता है। क्योंकि 720 में से समझ रहे 600 प्लस मतलब 120 नंबर सिर्फ कम इतना हो गया, बहुत जाकर होता है, 80 से ऊपर जाकर %, तब जाकर, और इतना अपना बोर्ड भी नहीं आ पाती है ना, और वहाँ तो कुछ भी लिखा हो तो नंबर मिल जाते हैं, और यहाँ तो कभी तुम्हें एक्यूरेट लिखना है, बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ करना है, तो ऐसे तुमको तैयारी करना पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, आज बच्चे काफ़ी एब्सेंट हैं, मेरी नहीं लग गई सर।